किसी को सिर्फ उनकी जाति के नाम से बुलाना या सार्वजनिक रूप से गाली देना, क्या ये हमेशा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत एक अपराध है? ये सवाल सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। और सुप्रीम कोर्ट का एक हालिया फैसला इसी पेचीदगी की परतों को खोलता है। बिल्कुल। आज हम केशव महतो बनाम बिहार राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गहराइयों में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत है वो इस केस का एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, विस्तृत कानूनी विश्लेषण करते हैं, और हमारी कोशिश यही होगी कि हम ये समझें कि अदालत कैसे एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो इस कानून का दुरुपयोग रोकने की जरूरत है, और दूसरी तरफ सदियों से चले आ रहे जातिगत अपमान से पीड़ितों को बचाने की जिम्मेदारी भी है। सही कहा। हाँ, ये एक बहुत ही पतली रस्सी पर चलने जैसा है ना। तो चलिए आज इसी कानूनी संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे कि अदालत ने जाति आधारित अपमान की कानूनी परिभाषा को कैसे और ज्यादा साफ किया है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ कहे गए शब्द नहीं, बल्कि उन शब्दों के पीछे का इरादा यानी इंटेंट क्यों इस पूरे मामले के केंद्र में है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। सबसे पहले इस मामले की नींव कहाँ रखी गई, मतलब ये शुरू कहाँ से हुआ था? इसकी शुरुआत हुई बिहार के भागलपुर में एक FIR से। अच्छा। शिकायतकर्ता जो एक अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो एक आंगनवाड़ी केंद्र पर थे तो याचिकाकर्ता केशव महतो और कुछ दूसरे लोगों ने उनके साथ गाली गलौज की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो पहली नजर में तो ये SC/ST एक्ट का एक सीधा मामला लगता है। बिल्कुल। FIR के आधार पर पुलिस ने जांच की, फिर चार्जशीट दायर हुई और स्पेशल जज ने IPC और SC/ST एक्ट की अलग-अलग धाराओं के तहत संज्ञान मतलब कॉग्निजेंस ले लिया। जिसका मतलब है कि अदालत को लगा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार है। जी, लेकिन असली कानूनी लड़ाई यहीं से शुरू हुई। याचिकाकर्ता केशव महतो ने इस आदेश को चुनौती दी और फिर वो हाईकोर्ट गए। हाँ, वो पहले पटना हाईकोर्ट गए, लेकिन जब हाईकोर्ट ने कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया तो मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मुख्य कानूनी सवाल था वो ये था कि FIR में जो आरोप लगाए गए हैं, क्या वो SC/ST एक्ट 1989 की धारा 311R और 311S के तहत अपराध साबित करने के लिए काफी थे? अच्छा, तो अब हम इस केस के कानूनी दिल में पहुंच रहे हैं। ये पूरी बहस इन दो धाराओं 311R और 311S पर टिकी है। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। धारा 311R आखिर कहती क्या है और अदालत ने इसकी व्याख्या कैसे की? यदि धारा 311R कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी SC या ST समुदाय के सदस्य को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपमानित करता है या धमकाता है तो ये एक अपराध है। अब यहाँ हर शब्द महत्वपूर्ण है, जानबूझकर अपमानित करना और सार्वजनिक स्थान पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और शर्त पर सबसे ज्यादा जोर दिया है, जो इस धारा की आत्मा है। और वो शर्त क्या थी? वो शर्त है कि अपमान या धमकी का कारण ये होना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति उस विशेष समुदाय का सदस्य है। अदालत ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ ये तथ्य कि शिकायत करने वाला व्यक्ति SC/ST समुदाय से है और आरोपी किसी और समुदाय से, ये अपने आप में इस धारा को लागू करने के लिए काफी नहीं है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपमान का सीधा संबंध व्यक्ति की जाति से होना चाहिए। बिल्कुल। प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना होगा कि अपमान का इरादा ही उस व्यक्ति को उसकी जाति की वजह से नीचा दिखाना था। लेकिन ये इरादा साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा। कोई भी आरोपी अदालत में ये तो नहीं मानेगा कि उसका इरादा जाति के आधार पर अपमान करना था। आपने बिल्कुल सही नफ्स पकड़ी है। यही इस कानून की सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती है। अदालत ने अपने फैसले में यह भी साफ किया कि आरोपी को सिर्फ ये पता होना कि शिकायतकर्ता SC समुदाय से है, अपराध साबित नहीं करता। कृत्य और जाति के बीच एक सीधा मतलब एक डायरेक्ट लिंक दिखाना होगा। तो ये तो हुई धारा 3(1)R की बात, लेकिन धारा 3(1)S का क्या, जो सीधे सीधे जाति के नाम से गाली देने से जुड़ी है? हाँ, धारा 3(1)S इसी स्थिति से जुड़ी है। ये कहती है कि किसी SC या ST सदस्य को सार्वजनिक स्थान पर उसकी जाति के नाम से गाली देना एक अपराध है। लेकिन यहाँ भी अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बारीकी पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए
किसी SC/ST सदस्य को सिर्फ गाली देना ही काफी नहीं है। और नहीं सिर्फ जाति का नाम लेना। सही, सिर्फ किसी की जाति का नाम लेना भी अपने आप में अपराध नहीं है। तो फिर अपराध बनता कब है? इन दोनों के बीच की रेखा क्या है? अपराध तब बनता है जब, और मैं यहाँ अदालत के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, गालियों में जाति का नाम मिलाया गया हो। मतलब अब्यूजेस वर लेस्ड विद कास्ट नेम। अच्छा। या जाति के नाम को ही गाली के तौर पे इस्तेमाल किया गया हो, यानी कास्ट नेम हैड बीन हर्ड एज एन अब्यूज। इसका सार वही है कि अपमान का इरादा जाति के प्रति घृणा से प्रेरित होना चाहिए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर दो लोगों में किसी और बात पर झगड़ा हो रहा है, मान लीजिए पार्किंग को लेकर, और एक व्यक्ति दूसरे को सिर्फ उसकी जाति के नाम से बुलाता है, तो वो शायद अपराध ना हो। शायद नहीं। लेकिन अगर वो कहे तुम जाति का नाम हो इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो, या कुछ और अपमानजनक बात जाति से जोड़कर कहे, तो वहां इरादा साफ हो जाता है और वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है। ये पूरा खेल संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट और इरादे यानी इंटेंट का है। अदालत यही फर्क कर रही है। अपमान का स्रोत जाति के प्रति घृणा या उसे नीचा दिखाने की भावना से प्रेरित होना चाहिए। तो इन सख्त कानूनी पैमानों की कसौटी पर केशव महतो के खिलाफ जो आरोप थे उनका क्या हुआ? अदालत ने पाया कि केशव महतो के खिलाफ FIR में लगाए गए आरोप बहुत सामान्य प्रकृति के थे, जनरल इन नेचर। मतलब FIR में ये तो लिखा था कि गाली गलोच हुई और जाति सूचक शब्द इस्तेमाल हुए, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो शब्द क्या थे, किस संदर्भ में कहे गए और कैसे उनसे ये साबित होता है कि अपमान का इरादा जातिगत था। यानी FIR में वो स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं थी जो धारा 3(1)R के तहत जातिगत इरादे को या धारा 3(1)S के तहत जाति के नाम को गाली की तरह इस्तेमाल करने को साबित कर सके। बिल्कुल। आरोपों में वो विशिष्टता नहीं थी जिसकी कानून मांग करता है। अच्छा, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। हाँ, हो सकता है कि केशव महतो वहां मौजूद हों, लेकिन FIR ये साबित नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने खुद जाति सूचक गालियां दी। इन्हीं सब कारणों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखने का कोई आधार नहीं है। तो अंत में याचिकाकर्ता के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही थी उन्हें रद्द कर दिया गया। जी, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता के खिलाफ चल रहे आपराधिक मुकदमे को खारिज यानी क्वॉश कर दिया। ये फैसला सिर्फ एक केस का नतीजा नहीं है, ये SC/ST एक्ट के लागू होने के तरीके पर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। इसका निचोड़ क्या है? इसका सबसे बड़ा निष्कर्ष यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून के तहत आरोप तय करने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट और आप कह सकती हैं एक उच्च कानूनी मानक, एक हाई लीगल स्टैंडर्ड तय कर रहा है। ये फैसला इस बात पर जोर देता है कि कानून का उद्देश्य हाशिए पर मौजूद समुदायों को जातिगत अत्याचारों से बचाना है, जो कि बहुत जरूरी है। लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि इस सख्त कानून का दुरुपयोग ना हो। बिल्कुल, इसका दुरुपयोग व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने या छोटे-मोटे झगड़ों को निपटाने के लिए ना हो। पर क्या ये व्याख्या कानून की मूल भावना को कमजोर नहीं करती? इस एक्ट को बनाने का मकसद ही हाशिए पर मौजूद समुदायों को एक मजबूत सुरक्षा कवच देना था। अगर सबूत का बोझ इतना बढ़ा दिया जाएगा तो क्या असली पीड़ितों के लिए न्याय पाना और भी मुश्किल नहीं हो जाएगा? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इसी दुविधा के केंद्र में ये पूरा फैसला है। अदालत शायद ये कह रही है कि सुरक्षा कवच को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो असली हमलों को रोके, लेकिन इतना फैला हुआ नहीं कि हर टकराव को अपनी चपेट में ले ले। ये फैसला एक तरह से पुलिस और निचली अदालतों के लिए एक गाइडलाइन की तरह है कि FIR दर्ज करते समय और संज्ञान लेते समय किन कानूनी बारीकियों का ध्यान रखना जरूरी है। अपराध साबित करने के लिए जाति आधारित अपमान के विशिष्ट इरादे को दिखाना एक अनिवार्य शर्त है। तो ये वास्तव में एक संतुलन साधने की कोशिश है। एक तरफ कमजोर समुदायों को वास्तविक अत्याचारों से बचाना और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करना कि कानून का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर ना हो। लेकिन ये हमें वापस उसी मूल सवाल पर ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी, इरादा बनाम प्रभाव। सही कहा। और यहीं पर यह कानूनी विश्लेषण एक बड़े सामाजिक सवाल से जुड़ जाता है। कानून इरादे को साबित करने की मांग करता है, ये एक कानूनी जरूरत है, लेकिन सामाजिक वास्तविकता में क्या किसी अपमानजनक टिप्पणी के पीछे के इरादे और पीड़ित पर पड़ने वाले उसके प्रभाव को हमेशा इतनी आसानी से अलग किया जा सकता है? ये बहुत गहरा सवाल है, क्योंकि किसी के लिए जो शब्द सिर्फ गुस्से में निकली एक गाली हो सकता है, वही शब्द किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए
पीढ़ियों के उत्पीड़न, भेदभाव और दर्द का प्रतीक हो सकता है। उस व्यक्ति के लिए बोलने वाले का इरादा शायद मायने ही न रखे। उस शब्द का जो असर हुआ, जो पीड़ा हुई, वही उसकी सच्चाई है। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां कानून और समाज का जटिल रिश्ता सामने आता है। अदालत को कानून के शब्दों और स्थापित सिद्धांतों का पालन करना होता है, जिसमें मेंस रिया या गिल्टी माइंड का सिद्धांत केंद्रीय है। लेकिन समाज को उस अपमान के प्रभाव से जूझना पड़ता है। तो ये मामला हमें दिखाता है कि कानून कितना बारीक और जटिल हो सकता है। शब्द वही रहते, पर उन शब्दों के पीछे का इरादा और उन्हें पेश करने का संदर्भ उनके कानूनी परिणामों को पूरी तरह से बदल सकता है। एकदम सही। और ये फैसला हमें एक महत्वपूर्ण विचार के साथ छोड़ जाता है। कानून ये मांग करता है कि जाति आधारित अपमान का इरादा साबित किया जाए, लेकिन सामाजिक वास्तविकता में जब कोई व्यक्ति अपमानित महसूस करता है, तो क्या उसके अनुभव को कानूनी सबूतों के तराजू पर तौलना हमेशा न्याय संगत होता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय का असली मतलब क्या है? कानून के शब्दों को पूरा करना या व्यक्ति के घावों को भरना?